तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो अपने दोस्तों के साथ। अच्छे प्रश्न हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। यदि x एक सम संख्या है तब x टू द पावर 4n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज ट्रू, ये आपको बताना है। इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 6 होगा, इकाई का अंक 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। बड़ा सिंपल सवाल है। यदि x एक सम संख्या है, इवन नंबर है, x का वैल्यू और उसकी पावर 4 है और जहां पर n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और जहां n क्या है, n होगा कहां से, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहीं तक भी। तो ये दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन मिल रहा है बी। सबसे पहले बी ऑप्शन दिया है हरीश जी ने, लेकिन मैं आपको बता दूं हरीश, आपका एकदम सही जवाब नहीं है, क्योंकि अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, उसकी पावर 4 और n की वैल्यू में 1 पुट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो 2 टू दी पावर 4 16 होता है, जहां इकाई का अंक 6 आएगा। बहुत अच्छी बात है। आप 3 की पावर भी करेंगे तो भी इतना, 4 की पावर करेंगे तो भी यही 6 आएगा इकाई का अंक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 10 की पावर आप करेंगे, 10 भी तो एक इवन नंबर है ना, 10 भी तो एक इवन नंबर है ना, अगर आप 10 की पावर 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 4, तो इकाई का अंक 0 आएगा ना, तो 0 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी दोनों ही सही बातें हैं। यानी यूनिट प्लेस 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इवन नंबर 10 भी होता है, 20 भी होता है, तो जब इनका पावर जितनी बार भी करेंगे तो यूनिट प्लेस 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नंबर सिस्टम का सवाल था, समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है और अच्छी तरह से आपने इसको समझा होगा। बहुत बढ़िया, पहला सवाल का जवाब आपने सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, मतलब सही समझा है। दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या कौन सी इनमें से? 0.012, 0.0, 0.123, 0.111, 0.001। इनमें से अगर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस इज व्हाट? तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपका। उम्मीद करूंगा बड़ा आसान सवाल है, इसको आसानी से दे सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस उत्तर को देने में, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी तो आप देखते हैं क्या जवाब देते हैं और सवाल का आंसर क्या मिलेगा। लेट्स सी। देखो, आप सभी जानते हैं दशमलव में छोटी छोटी संख्या क्या होगी। देखो, ये 12 है, ये 123 है, ये 111 है, तो सब छोटा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी जी, साफ दिख रहा है एकदम। आप एक बार अपनी जो क्वालिटी है इंटरनेट की उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 001, क्योंकि सबसे छोटी संख्या दशमलव में इन चारों में जो लिखी है वो 0.001 ही है। डी इज द राइट आंसर। खूबसूरत बात अपने कही। एक और चलो। दो संख्याओं का औसत 6 है और उनके व्युत्क्रमों का औसत 3/16 है, तो संख्याएं क्या हैं? The average of two numbers is 6 and the average of their reciprocal is 3/16. Numbers are option A 8 and 4, option B 7 and 5, option C 3 and 9, D 1, 2 and 10। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो समझो, उसने बोला दो संख्या फॉर एग्जांपल ए और बी आपने मानी, तो ए और बी का औसत मान 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना होगा? 6। यानी ए प्लस बी की हम बात करते हैं तो 6 गुणा 2 बराबर 12। तो हमें ए और बी का जो टोटल मिला वो 12 मिला है। चेक करें, 8 4 12, 7 5 12, 9 3 12, 10 2 12, सारे ही 12 हैं। तो अभी और स्टेप आगे करने पड़ेंगे ना। आपने कहा ओके, तो क्या करें? उसने बोला इनके व्युत्क्रमों का योग। अगर इनके व्युत्क्रम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, और अब इसका औसत कैसे निकालोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। तो क्या हुआ? a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 2, 2 यहां चला गया, तो क्या बना? तो a प्लस बी अपॉन 2ab इज इक्वल टू व्हाट? 3/16 है। दिया है ना यहाँ पर 3/16 है। व्युत्क्रमों का जो औसत निकाला हमने, ये निकाला। अब क्या इसकी गुणा ऐसे कर दे, इसकी गुणा ऐसे कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपने कहा कि भाई 6ab, a प्लस बी का वैल्यू आपको पता है कितना है, ऑलरेडी आपने निकाला है 12, तो पुट कर दें 12/2ab इज इक्वल टू 3/16। तो ऐसे कर दे, 3 दूनी 6ab इज इक्वल टू 12 इंटू 16। तो ए बी कितना हुआ? आपने कहा बटा 6, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 16 दूनी 8।
तो 8 चौक 32, तो उन दोनों की गुणा कितनी आई, आपने कहा 32 आई। तो दोनों की गुणा कितनी, 32 है, दोनों को जोड़ोगे तो 12 है, दोनों की गुणा करोगे 32 है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, 8 चौक 32, 7 अपन से 35, 9 तिया 27 और 10 दूनी 20, तो सिर्फ यही दे रहा है ना 8 और 4, ये दो नंबर होंगे 8 एंड 4। क्लियर है, डी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो सवाल आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन के नहीं होता, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे आसानी से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो ऑप्शन भी आसान है, देखो मैं ऑप्शन को बता देता हूँ कैसे करेंगे ऑप्शन से। सुशीलता दिख नहीं रहा है, सुशीलता एकदम क्लियर है, क्वालिटी एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लो, यानी जो रेजोल्यूशन है उसको आप 360 कर दो, 480 कर दो तो सही दिखेगा। ओके, तो देखो इसका तो इन दोनों का टोटल करें तो 12 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिनों का औसत देखा तो 6 ही आएगा। इनका व्युत्क्रम निकाल दो 1/8 प्लस 1/4, इसका औसत निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 16, तो इसका ये आ गया एलसीएम, तो 2 प्लस 4 6/2, तो कितना हो गया 6/2 गुणा 16, 2 तिया 6, तो 3/16। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल, यदि a रेशो b इज इक्वल टू 1:2 है, b रेशो c इज इक्वल टू 3:4 है और c रेशो d इज इक्वल टू 5:6 है, तो d रेशो c रेशो b रेशो a का मान बताओ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आप जब क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहां पर एकदम क्वालिटी, एकदम एक एक वर्ड मोती जैसा दिख रहा है मुझे तो भाई। ठीक है, चलो समझते हैं सवाल को क्या है। देखो ए रेशो बी इज इक्वल टू कितना दिया है, आपने कहा 1:2, तो पहले रेशो बराबर करो, जब इन चारों को बराबर कर लोगे तभी बात बनेगी। तो मैंने बी को सी के साथ निकाला, तो बी का रेशो कितना था, आपने कहा 3:4, तो पहले मैंने ए रेशो बी रेशो सी निकाला, इन दोनों बराबर कर लेते हैं ना ऐसे, तो ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दे, नीचे वाले में 2 की, तो क्या बनेगा ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू व्हाट, 3 रेशो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया और 4 दूनी 8, तो ए रेशो बी रेशो सी आपको 3:6:8 मिला। अब क्या करें, अब आपको सी रेशो डी और लगा दो साथ में, सी रेशो डी, तो ये क्या हो जाएगा, सी का रेशो कितना है 5:6। अब क्या करें भाई, अब इन दोनों को बराबर कर लो, तो ऊपर वाले में 5 की गुणा कर दी, नीचे वाले में 8 की गुणा कर दी, तो ऊपर वाले में करें तो क्या हो जाएगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बराबर कितना होगा 5 की गुणा ऊपर वाले में कर दे, नीचे वाले में 8 की, तो ये 40 बराबर हो जाएगा। तो 5 3 15 रेशो 5 6 30 रेशो 8 5 40, 8 5 40 और 8 6 48। तो ये अपोजिट पूछा है, हमारा तो सीधा लिखा है, उसने बोला है डी रेशो सी रेशो बी रेशो ए, कितना होगा 48 रेशो 40 रेशो 30 रेशो 15। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इज क्लियर, दिस इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ओके, सो क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। डी राइट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 175 हैं, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर, यानी अमाउंट जो है वो बराबर है, अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो बैग में कुल कितनी धनराशि ये आपको बताना है। ए बैग कंटेन रुपीज 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, द टोटल कॉइन आर 175, if all those types of coins, if the amount are equal, देखो ध्यान से पढ़ना, अमाउंट इक्वल है तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ दी बैग। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल जो इनका वैल्यू होगा तो वो 1:1:1 के अनुपात में है ना, देखो ना 1:1:1, क्योंकि अमाउंट सबका बराबर ही है ना, 1:1:1। और अगर मैं बैग की बात करें तो वो कितना था 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो अगर मैं सिक्कों की बात करूं, इसको रुपए में बदलूं या पैसों में बदलूं, तो 1 रुपए में 1 सिक्का होगा, अगर मैं सिक्के की संख्या x मानूं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे।
तो अगर इन सबको ऐड किया जाए तो किसके बराबर है, आपने कहा 175 के बराबर है। तो 7 आया ये, 7x इज इक्वल टू 175, x इज इक्वल टू कितना 25, 175। तो x का वैल्यू कितना है 25 है। अब x का वैल्यू, ये तो सारे बराबर है, तो क्या हुआ, इसको देखा जाए जब बराबर हैं तो क्या करेंगे, इसका भी x था इसका भी x, दोनों को जोड़ दो, 3x होना चाहिए, मेरे पास 3 अनुपात है, 3 गुणा 25 बराबर 75। तो टोटल धनराशि जो होगी बैग में वो 75 रुपए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल सवाल है भाई, आपने देखा वैल्यू तो उनका सबका बराबर ही है, पैसे सब में बराबर होंगे ना भाई, इसके भी 25 रुपए होंगे, इसके 25, पैसे सबके बराबर है 25-25 रुपए। तो हमने माना रुपए की वैल्यू x थी, तो उसमें कितने सिक्के बनेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के, उसमें 4 सिक्के बनेंगे, तो टोटल हमने निकाल लिया। राइट ऑप्शन इज 75 रुपीज टोटल बैग में। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। द व्हील ऑफ ए मोटर कार टर्न 440 मीटर on 1000 time rotating. Cover the distance. Accordingly, how many meters is the diameter of the wheel? तो ये आप सभी जानते हैं, अगर मैं डायमीटर की बात करता हूं तो भाई जो व्हील है ये आपका पहिया, व्हील गोल होता है, और जानते हैं ना कि ये एक चक्कर में कितना चलता है, अपनी परिधि के बराबर। अगर यहां से लुढ़कना शुरू करे इस डायरेक्शन में ऐसे करके, तो ये एक चक्कर जब पूरा करेगा तो इसकी परिधि के बराबर करेगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। ये पहिया 1-2 चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलता, परिधि क्या होती है 2πr। तो उसने क्या बोला है, अब एक चक्कर की दूरी उसकी परिधि, और परिधि 2πr है, वो कह रहा है 1000 बार घूमने पर 440 मीटर चलता है, तो भाई वो 440 मीटर टोटल चलता है 1000 चक्कर लगाने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई वो एक चक्कर कितने में लगाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया, तो 44/100, 2 से काट दें, 2 से मत काटो, ऐसी रहने दो। तो इसकी जो परिधि है वो कितनी आई, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 44/100, और वो तो परिधि होती है, तो 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/100। तो मैंने r का वैल्यू निकाला तो कितना हो जाएगा 44/100, 2 को इधर भेजा तो नीचे चला गया, और पाई को भेजा तो 7/22, इसका वैल्यू ये बन गया है ना। तो काटे 22 दूनी 44, आपने कहा ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, और 2 से 2 कट गया, तो ये 7/100 मीटर आया रेडियस। तो 7/100 मीटर यानी 0.07, लेकिन ये तो रेडियस है, उसने क्या पूछा है, व्यास पूछा, डायमीटर पूछा है। तो अब यहाँ से 2r भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, मैं आगे बताऊंगा। तो 0.07 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 0.14 मीटर। या आप सीधा यहाँ भी कर सकते, देखो इधर देखना, ये सिर्फ आप पाई को उधर भेज देते, 2r निकाल लेते हैं इसे, 2r मीन्स क्या होता है, डायमीटर होता है ना। तो आप 44/100 मल्टीप्लाई बाई 7/22, तो 22 दूनी 44, तो 14/100, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सवालों को कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और करते चलो, सवालों पर अपना भौकाल टाइट रखो, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ, फिर समझ लो एक बार। मैंने कहा जो पहिया घूमता है तो एक चक्कर में चली गई दूरी, उसकी त्रिज्या, उसकी जो परिधि होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि होती है, और वो 440 मीटर जाता है 1000 चक्कर में, तो वो एक चक्कर में कितना चलेगा, भाग कर दिया मैंने इसका, तो 44/100 मीटर तो जाएगा एक चक्कर में, और वो उसकी परिधि है, परिधि के बराबर रख दिया। राइट ऑप्शन क्या हुआ 0.14 मीटर। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर, 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। The side of a triangle are 30 meter, 72 meter और 78 meter. Find the length of the altitude placed on the 72 meter side. जो 72 मीटर की भुजा पर जो लंब डाला गया है, जो परपेंडिकुलर है, उसकी लंबाई बताओ कितनी है। तो देखो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई आप बनाओगे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फॉर एग्जांपल ये 72 मीटर हो गया, ये 78 मीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, अब इस पर लंब डाल दो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात ये आएगी, अब इसकी ऊंचाई कैसे निकालें, इसका तो फॉर्मूला नहीं हमें पता है ना। तो ऐसे नहीं करना। अब समझो ये क्या लिखा है, 30
72 और 78 ऐसे लिखा है ना। अब देखो अगर मैं इसको रेशो में देखूं, क्योंकि लंबाई रेशो में अगर हम ऊपर नीचे का रेशो को वो फर्क नहीं पड़ता है, तो 6 से काटे 6 पंजे 30, 6 से काटे 12, 6 से काटे 13, तो आपने क्या देखा 5, 12 और 13, ये तो ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 तो ट्रिपलेट नहीं है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, 78 का स्क्वायर चेक करोगे, 72 का स्क्वायर करोगे, 30 का स्क्वायर बहुत बड़ा है, हमने चेक कर लिया ये जो है हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये त्रिभुज ऐसा बन गया मेरे सामने, जिसमें सबसे छोटी भुजा 5 होगी, ये 12 और ये 13, ये रेशो में आ गई ऐसे। लेकिन एक्चुअल में क्या थी लंबाई चौड़ा ऊंचाई, ये थी हमारी ये वाली, ये था 30, ये था 72 और ये था 78। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई के बराबर, तो दैट इज 30 मीटर। क्लियर है, समझने की जरूरत थी, सवाल बस घुमाने वाला था, मुश्किल नहीं था, इसको आप आसानी से कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी सवाल में। अभी क्लियर है सबका, कोई ऐसा मेरा साथ, तो इस तरीके को सबसे पहले जब आपको ट्राइंगल मिले तो सबसे पहले कोशिश करो उसको ये ढूंढने की क्या वो ट्राइंगल समकोण तो नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका काम आसान हो जाता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है भीतरी व्यास 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलनाकार डब्बे जिसका आधार अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ में ट्रांसवर्स है, प्लेन है, में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। डब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले डाले जाएं जिससे पूरा डब्बा पानी से भर जाए। सवाल बढ़िया है, देखेंगे। भीतरी व्यास उसका दिया है 20। अब देखो समझो, ये आपका सिलेंडर हो गया ना, जो वृत्ताकार बेलन है, ये ऐसे हो गया, इसके नीचे की सतह होगी, इसको पैंदी बोलते हैं, इसका ऊपर का हिस्सा, ठीक है। इसकी यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, उसने कहा है 30 सेंटीमीटर, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, ये इसका व्यास कितना है यहां से यहां तक का, आपने का व्यास है 20 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10, है ना। और उसने क्या कहा, इसमें पानी भरा है पहले से 5 सेंटीमीटर, यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें ये पानी से भरा हुआ इतना, ये पानी है। उसमें बोला गया है उसमें कितने कंकड़ डाले जाएं डब्बे में, जब हर एक कंकड़ की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, जिससे कि ये पूरा भर जाए। समझ रहे हो बात को। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कितने कंकड़ डाले जाने चाहिए, तो खुद सोचो, इसमें कंकड़ कितने आएंगे, जितना खाली है, वैसे कंकड़ से भर दो तो पानी ऊपर आ जाएगा। अगर इसमें मैं बॉल डालूं तो जितना एरिया खाली है उतने भर डालने पर पानी ऊपर आ जाएगा ना, आपने कहा होगी। तो हमने क्या देखा, इसमें पानी कितना भरा वो मैंने चेक कर लिया, यहां से यहां तक 5 है, ये 10 है ना, तो ये तो पानी हो गया। तो खाली वाला आयतन कितना है, आपने कहा खाली वाला कितना हुआ, आपने कहा यहां से 30 में से 5 कम कर दो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, आपने कहा 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25। तो खाली वाला जो बेलन है इसका कितना वॉल्यूम हुआ, आपने कहा बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर ये 25 है, ठीक है ना। अब इसमें कंकड़ जो डालना है, जो गोला डालना है, वो कितने का, 5 सेंटीमीटर का गोला है, इसके अंदर डालोगे ऐसे, तो गोले का वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से मैंने पाई काट दिया, तो क्या बचा आर स्क्वायर एच अपॉन 3 ऊपर पहुंच गए 4 आर क्यूब, ठीक है। अब ऊपर तो बेलन वाले की बात, तो बेलन की रेडियस कितनी है 10, तो आपने कहा ओके रेडियस नीचे वाले की भी 10 ही है ना, रेडियस नीचे वाले की भी 10 है, तो रेडियस से रेडियस नहीं काटेंगे क्योंकि ऊपर क्यूब नीचे आ रहा है, तो मैं पूरा पुट कर देता हूं, तो क्या हुआ 3 गुना रेडियस बेलन की 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ऊंचाई कितनी है 25, क्योंकि 25 है ना जो खाली वाला है, इसके 25 है ना, अपॉन नीचे क्या है 4 इंटू ये क्या है आर क्यूब, इसकी भी 10 है, लेकिन इसके गोले की कितनी है 5, इसलिए नहीं काटे, नहीं आर से आर मत काट देना, ऐसे कई बार काट देते हैं हम आर से आर तो उत्तर गलत आता है, क्योंकि जो गोला आप डाल रहे उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 पुट कर दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अब देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, तो इस माप के 15 गोले इसमें डाले जाएंगे तो सतह पर पानी आ जाएगा। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सवाल में, अच्छा सवाल था,
थोड़ा बस इसको होता है क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का सवाल था, आपका सवाल आसानी से हो जाता। कोई इशू हो तो मुझे बता दो, वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश प्रयास की है कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इस सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है ना, तुरंत बच्चे निकल लेते हैं, ये मैंने कई बार देखा, जैसे बच्चे सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा, तुरंत बच्चे बोलते हैं ओके बाय बाय, बाद में मिलते हैं। लेकिन ये समझने की, अगर एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू डू। एक और सवाल, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? तो देखते हैं, अगर ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। जी, चलो बता देता हूं, देखो सवाल समझ लो। ये एक रेखा है ए बी, ऐसे इस पर एक बिंदु सी है, सपोज ये हो गया सी। उसने कहा इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी, 3 सेंटीमीटर है, और ए बी की लेंथ कितनी है, 5 में यहां से यहां तक कितनी, 5 सेंटीमीटर है। तो सी बी कितना रह गया, 2 सेंटीमीटर। ये बात तो क्लियर होगी सबको। ए और बी की लंबाई कितनी है आपको पता लगा, बी और सी की लंबाई कितनी ये भी आपको पता लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। उसने कहा अगर मैं इसकी लंबाई को 6% बढ़ा देता हूं तो कितनी बढ़ गई, 3 का 6% बढ़ा दें, तो आपने कहा बढ़ा दो, तो 6 थी 18, 0.18 सेंटीमीटर और बढ़ गई। तो अभी इसकी बड़ी लंबाई कितनी है, 0.18, और 3 पहले थी, तो अब एसी कितनी होगी, एसी शायद यहां आ जाएगी लगभग। तो एसी कितना हो गया, एसी हो गया 3.18 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके। अब जब ये है तो फिक्स, ये तो 5 की है ना फिक्स, भाई ये तो 5 सेंटीमीटर की फिक्स है। अगर ये 3.18 बड़ी होगी तो 1.8 घटी होगी, भाई दो में से भी तो कम होगा। अगर इस 3 को आप आगे बढ़ाओगे, दो में से उतना कम हो जाएगा। तो यानी ये कितनी कम हो गई, आपने कहा सर जो सी बी थी वो 0.8 कम हो गई, क्योंकि जब ए सी 0.18 बढ़ी तो उतनी बी सी कम हो गई। अब क्या करें, अब इसका परसेंटेज निकालना था, तो ये पहले कितनी थी, 2, 2 से ये 0.18 बन गई, और 100 की गुणा कर दो तो कितना हुआ, 18/2 बराबर 9%। तो ये 9% जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गया सवाल सबको? सवाल सोचने के, थोड़े से सोच सोच के करोगे तो ये आराम से हो जाएंगे, और थोड़ा समझने की आवश्यकता है, इनको होते चले जाएंगे। यस, बड़ा सन्नाटा, सवाल को ज्यादा बड़े हैं क्या, ज्यादा खतरनाक सवाल तो नहीं हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। वैसे प्रश्न बड़े आसान है, यू कैन डू दीज क्वेश्चन इजीली अगर आप चाहेंगे तो। चुपचाप कमेंट, नो कमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन क्या है आपके लिए। लेट्स सी। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? जब तक सवाल आसान होते हैं बच्चे कंटिन्यू देखते हैं, जैसे सवाल का लेवल बढ़ता है तो बच्चे चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, विशेषतः यूट्यूब पर। चलो खैर कोई नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? तो देखो सिंपल सी बात है, 5:4 का मतलब कितना होता है, 5/4। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में तो बस 100 की मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये 125% लिखा है, ठीक है। ट्रिक से करना नहीं होता, तो अभी तो कितना आसान है इसमें। देखो इन वाले सवालों में तो ट्रिक लगती नहीं है, इन वाले सवालों में सिर्फ दिमाग लगता है, इसमें तो कोई ट्रिक का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दो लंबाई अलग अलग हैं, एक फिक्स लेंथ बड़ी, अगर एक ही चीज को करते तो ट्रिक है अवेलेबल। तो राइट ऑप्शन था 125%। चलो, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 900 रुपए 954 रुपए है, तो धनराशि का मान कितना है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at a certain rate of interest and compound interest respectively 900 and 954 rupees.
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। हाँ जी, तो शुरू करें। देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल पहले बेसिक समझा दूं कैसे करते हैं इन सवालों को। धनराशि है 2 वर्ष की, उस पर साधारण ब्याज मिला है, उसी का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। और आप सब जानते हैं जो साधारण ब्याज है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हर वर्ष बराबर रहता है, वो बदलता नहीं। अगर वो पहले साल इतना, 2 साल भी इतना है, तो ये 2 साल का 900 रुपए था, तो 1 साल का कितना हो गया, 450। तो पहले साल भी और दूसरे साल भी ये 450 रुपए रहा, ये भी 450 रहा। और आप सभी जानते हैं कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज भी 450 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 450 होगा। क्योंकि जब दूसरे वर्ष में आप आते हैं तो ब्याज पर ब्याज इंप्लीमेंट हो जाता है, ब्याज पर ब्याज लग जाता है, ये तो द इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी अगले साल देखा जाए तो 450 तो ये रहेगा ही, लेकिन 450 ब्याज भी मिला। अब देखो, अगर मैं 954 में से पहले साल का ब्याज 450 निकाल दूं तो कितना बना, आपने कहा 504 रुपए। 504 में से 450 और निकाल दूं जो पुराना ब्याज था, तो 54 रुपए का इंटरेस्ट मिला उसको। कितने का, 54 रुपए का ब्याज मिल गया। यानी 54 रुपीज का इंटरेस्ट किस मिला, 450 रुपए पर। तो 54% का ब्याज 450 रुपए पर मिला है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो मतलब है, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, आपने कहा निकाल ली हमने। 0 से 0 कट गया, देखो 5 से काटे, 9 से काटे, 9 पंजे 45, 9 6 54, 5 दूनी 10, तो ये दर जो है 12% की है, ये तो आई दर। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो, उसने बोला 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 954 है, 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 900 रुपए है। तो डिफरेंस देखे तो कितना आया, 54 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि ये 1 वर्ष का ब्याज है। तो 54 रुपए का ब्याज आपने निकाला 54 रुपए कितने पर, क्योंकि 2 साल का ब्याज नहीं, 1 साल का ब्याज है, 1 साल में ब्याज कितने, 450, तो 450 पर ये मिला होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 12% का ब्याज आपको आ गया। यानी 12% का ब्याज 900 साधारण ब्याज की दर से देखा जाए तो 12% का ब्याज 1 साल का था, तो 2 साल का कितना हो गया, 24%। यानी 12% के ब्याज पर आपको 450 रुपए मिलते हैं। तो 100% पे कितने रुपए होंगे वो, बस कर दो सवाल, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 12, तो 12 थी 36, कितना बचा, 9, 90 और 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, तो 3750 रुपये। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, 3750 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे क्या बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे बढ़ने चाहिए लगातार, अच्छे लेवल के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ सवाल नहीं हो रहे थे, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे मेरे भैया, अगर ये परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल तब कैसे करोगे, तब भी तो करने होंगे ये, समझ ही नहीं आता मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं बच्चे। देखिए, बन नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बन नहीं रहे तो बनाने सीखो, क्योंकि मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया अधिकतर अपनी क्लासेस में, अपनी के सभी खासकर गणित की, कि बच्चे सिर्फ उन प्रश्नों को करना पसंद करता है जो उसको आते हैं, जो उसको नहीं आते उनको वो पसंद करना नहीं करता, इसीलिए वो का मन उछट जाता है, वो चला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, 234 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 यूनिट का प्लेस क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ 234 टू द पावर 94 प्लस 234 टू द पावर 95। तो देखते हैं इसमें यूनिट प्लेस आप मुझे क्या देने वाले हैं। और यूनिट प्लेस निकालना मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं, हाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट प्लेस, ये सबको पता है ना। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं यूनिट प्लेस। 234 की पावर 94, 234 की पावर 95, तो क्या करते हैं इकाई का कैसे निकालते हैं, हम सिर्फ यहाँ से यूनिट प्लेस ही लेंगे, तो 4 टू द पावर 94 प्लस 4 टू द पावर 95, ये इसका मीनिंग होगा। अब 4 टू द पावर 94 है, तो आप सभी जानते हैं कि इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो यूनिट प्लेस 6 आता है,
ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो यूनिट प्लेस 1 आता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही इवन नंबर हैं। तो क्या करें, ये 4 की पावर 94, तो ये 4 की पावर में से मैंने जो 4 से कट जाए 94 से वो पावर बाहर निकाल ली, 92 कट जाता है 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4 टू दी पावर कितना, आपने कहा 2। क्लियर है? प्लस 4 टू दी पावर 92 एक तरफ निकाला क्योंकि 4 से कट जाता है, और जो बची पावर यहाँ रख दी। बात समझ में आ रही है? 4 की पावर बाद में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मैं इसकी पावर 4 या 4 का मल्टीपल करता हूं जो 4 से कट जाती है संख्या, तो ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल हमेशा आपको 1 देगा, इवन नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल आपको हमेशा 6 देगा। ठीक है, तो मैंने 4 से कटने वाली संख्या 94 से निकाली 92, अब 94 में से 92 यहाँ लिखा, 2 बचे यहाँ लिख दिया, 95 में से 92 यहाँ लिखा, कितना बचा 3, वो अलग लिख दिया। ये क्या हुआ, ये हुआ 6 × 16, 4 चौक 16 होते हैं ना, ये क्या हुआ 6 × 4 चौक 16 चौके 64, 16 छक्कम 96 होते हैं, प्लस 6 चौक 24 और 6 छम 36 और 2 38, इनको जोड़ें तो 6 और 4 10, तो राइट आंसर विल बी 0। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाएंगे, तो आप तैयार रहिएगा अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि सवाल आपको करने हैं, प्रश्न आपको बताने हैं और समझाने हैं, क्योंकि एग्जाम में छूट नहीं मिलेगी, आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम में तो आपको सवाल करने ही पड़ेंगे, मजबूरियां हैं। एक और सवाल, ठीक है ना? चलो फिर कोई नहीं, बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आज मैं इस क्लास को यहीं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना? मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो मुझे बताइएगा, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया।